ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आ जाओ, सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। जल्दी से फटाफट। ओके, ऑडियो वीडियो बताना क्लियर है या नहीं, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलो यार, आज हम लोग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ओके, चलिए। गुड आफ्टरनून मधुस्मिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा था, और उसके बाद जो है हम लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। आज से हम लोग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इंटेलिजेंस की थ्योरी, फिर थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सारे थ्योरीज जो है आने वाले पूरे क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। ओके, गुड आफ्टरनून रिचा, कृष्णा, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थ्योरी, पर्सनालिटी क्या है भाई? व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या चीज़ है, समझ में आना चाहिए ना हमको, तभी तो हम थ्योरीज को पढ़ेंगे। देखो भाई, पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज। ध्यान रखना, यूनिक है पहले तो, और दूसरा रिलेटिवली स्टेबल है क्वालिटी दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल्स behavior across different situation over a period of time। अलग अलग सिचुएशन में आप पढ़ते हो, कभी दुख होता है बहुत ज़्यादा, अभी यूनिट का एग्ज़ाम आ रहा है, सिचुएशन है, एंग्जाइटी हो रही है लोगों को, तो जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो आपके बिहेवियर को कैरेक्टराइज करेगी कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी है कि आप बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल हैं, काम माइंडेड पर्सनालिटी है, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी आराम से रहोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं घबरा रहे हो, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डिप्रेशन में चले गए, नहीं कुछ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आप काम माइंडेड पर्सनालिटी है। अंडरस्टूड? तो पर्सनालिटी जो है आपकी, अब ये क्या चीज़ है, एल्पर्ट का एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, ध्यान रखना। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये कि पर्सनालिटी में दोनों आ जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों आते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं लंबी हूँ, चाहे बोर्ड के कारण छोटी दिख रही होंगी हाइट में, बट अच्छी खासी मेरी हाइट है, 5'7" मेरी हाइट है, ज़्यादा ही है, तो 5 मतलब आप सोचो 5'7" के करीब करीब मेरी हाइट है। ये बोर्ड ज़रूर ऊंचा लगा हुआ है, तो मैं हाइटेड हूँ, थोड़ा सा मेरा बिल्ड भी चौड़ा है, तो ये मेरी पर्सनालिटी है, ठीक है। ये फिजिकल मेरा पर्सनालिटी हुआ। नाउ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजिकल कंपोनेंट? जैसे मैं जो हूँ थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा काम माइंडेड नहीं हूँ। येस आई, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, दिस इज माई पर्सनालिटी। ओके, ये मेरी पर्सनालिटी है, ऐसे ही हूँ मैं, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ और आई एम नॉट काम माइंडेड, ठीक है, थोड़ा हॉट टेम्पर्ड भी हूँ, गुस्सा भी आ जाता है। सो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों मिलाकर आपकी पर्सनालिटी बनती है। डायनामिक होता है नेचर में, स्टेबल नहीं है, ये गतिशील है, और सिचुएशन में आपको अडेप्ट करने में हेल्प करती है आपकी पर्सनालिटी। साथ ही साथ इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। ये भी ध्यान रखना, आपकी पर्सनालिटी सोशल इंटरेक्शन, सोशल एनवायरनमेंट में बिल्कुल इंटरेक्शन के कारण, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उसके कारण जो है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो ये पर्सनालिटी का मेजर डेफिनेशन है, एल्पर्ट के द्वारा दिया गया, कहीं भी अगर आए लिख देना, ठीक है।
इसके बाद हम समझेंगे आज जो हम पर्सनालिटी को लेकर थ्योरी करने वाले हैं वो है मेरे पर्सनल फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। देखो हर साइकोलॉजिस्ट ने जो भी थ्योरी दिया ना उस थ्योरी का नाम याद रखना। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में सिंपल क्वेश्चन आता है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी कौन सी थी और ये सब। क्या हुआ मधुस्मिता मैम? सेम हियर क्या हुआ? क्या सेम हियर बोल रही है मधुस्मिता, बताना बेटा। नीता क्या बोल रही है मैम डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? अरे देखो कभी ऐसे नहीं पूछते, लेकिन कभी क्या पता आ जाए कोई डेफिनेशन और बोल दे हु सेड दिस डेफिनेशन, हु गेव दिस डेफिनेशन, सॉरी हु गेव दिस डेफिनेशन, तो भाई पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आता नहीं है, ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पर्सनैलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक थ्योरी पे। देखो भाई सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा हम लोग मेन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने ना साइक की बात करी थी। व्हाट इज साइक? ये वर्ड को याद रखना। साइक से समझ सकते हो तुम कि इसको तुम मतलब पर्सनालिटी जो है आपकी, पर्सनालिटी को एक वर्ड दिया साइक इन्होंने। ठीक है, ह्यूमन साइक। अब ये ह्यूमन साइक ना ट्राइपार्टाइट थ्योरी को इन्होंने फॉलो किया, यानी कि ये एक आइसबर्ग जैसा दिखाई देता है। जैसे तुमको ये आइसबर्ग दिख रहा है ना, इस आइसबर्ग में तुम ये देखोगे कि इन्होंने ट्राइपार्टाइट क्यों बोला, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, और ये आइसबर्ग की तरह क्यों बोला, क्योंकि आइसबर्ग जैसे नीचे पूरा डूबा हुआ होता है पानी में और थोड़ा सा टिप दिख रहा होता है बस आपको हवा में, बस उसी तरह से हमारा साइक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर साइक। जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज एक्चुअली योर कॉन्शियस माइंड, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। और जो पानी के अंदर एकदम तह तक है दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड, और बीच में आता है प्री कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये देखिए, ये है सबसे पहले आपका कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या चीज है? जो कि आप सामने देख रहे हो, चेतन अवस्था, बिल्कुल आप बोलते हैं सचेतन होकर जो आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, कहीं ना कहीं दिमाग में भरा हुआ है, वो मेमोरी इसमें कहीं चली गई है, अनकॉन्शियस, उसके बारे में आपको पता नहीं है। और प्री कॉन्शियस क्या है? अगर चाहो तो तुम उसको रिकॉल कर सकते हो उस मेमोरी को। ठीक है, तो वो प्री कॉन्शियस में जमा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइविंग करना जो है बहुत सालों से छोड़ चुके हो और एकदम से आपके हाथ में आ जाए स्टीयरिंग, तो आप चलाने लग जाते हो। साइकिल चलाना बहुत साल पहले छोड़ दिया आपने, एकदम से साइकिल में बैठोगे ना तो साइकिल याद आ जाएगा कैसे चलाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो मेमोरी साइकिल चलाने वाली मेमोरी थी वो आपके प्री कॉन्शियस में थी, जब चाहा आपने उसको कॉन्शियसली ले लिया। ठीक है, तो ये होता है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब इसी को इन्होंने क्या किया, देखो अब देखो, तुम्हारे कॉन्शियस में थॉट्स और परसेप्शन आते हैं, प्री कॉन्शियस में तुम्हारा स्टोर्ड नॉलेज आता है, कुछ मेमोरीज होती है जो यहाँ पे रहती है, और अनकॉन्शियस में आपका फियर, अनएक्सेप्टेबल डिजायर जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कॉन्शियस माइंड को पता है कि सोशली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वायलेंट मोटिव्स, इरैशनल विशेस, कोई वो नहीं है, वो ऐसे विशेस, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, शेमफुल एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जिनके बचपन में कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है जिनके साथ, वो कैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में दब जाते हैं। ठीक है, और उससे जो फियर होता है ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जिसके प्रति आप अवेयर हो, किसी चीज को देख के आपको डर लगने लग जाएगा। तो आपको ये तो पता है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है ये पता नहीं होता है, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है कहीं। ठीक है, अब क्या होता है, इसी में इन्होंने ईद, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया। ठीक है, जो साइक है यही हमारा ईद, ईगो और सुपर ईगो में इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले ईद आप जानते हो, ईद क्या है? प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल पार्ट है आपके माइंड का, जिसके अंदर सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स और हिडन मेमोरीज रहते हैं। फिर सुपर ईगो आपका मोरल कॉन्शियंस है, और जो ईगो है ये रियलिस्टिक पार्ट है, जो कि ईद और सुपर ईगो के बीच में जो है बैलेंस करता रहता है ईगो। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ईद, ईगो और सुपर ईगो को। ये मुझे एक डायग्राम मिला था बड़ा अच्छा सा,
फोटोग्राफ, तो मैंने इसको लगा दिया। देखो किसी ने बनाया हुआ है, बढ़िया से डिफाइन किया है ईद ईगो सुपर ईगो को। थोड़ा डरावना भी लग रहा है बट ठीक है, किसी की ड्राइंग है। देखो चलो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ईद के बारे में। ईद क्या है? आपका साइकोटिक साइक है। ये कैसा साइक है? साइकोटिक। ध्यान से देखना, ईद इज द पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है ईद, दैट कंटेन्स ऑल द अर्जेस इंक्लूडिंग व्हाट इज कॉल्ड द लिबिडो। देखो इन्होंने ना हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने एक कंसेप्ट दिया था लिबिडो का। लिबिडो इज, व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो को इन्होंने बोला दिस इज सेक्सुअल एनर्जी। थोड़ा सा अगर हम देखें ना तो सिगमंड फ्रॉइड को कई लोगों ने इसी बात पे क्रिटिसाइज किया था कि इनका बहुत कुछ ना सेक्सुअल चीज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड थे ये। इवन जो इन्होंने स्टेजेस भी दिए ना वो भी सेक्सुअल एनर्जी पे ही था कि लिबिडो कहाँ पे कंसंट्रेट रहता है बॉडी पार्ट के, उस हिसाब से आपका स्टेज बनता है। ठीक है, तो लिबिडो का कंसेप्ट याद रखना, सेक्सुअल एनर्जी है जो कि सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ है। फ्रॉइड ने बोला कि जो ईद है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। भाई ये चाहिए तो चाहिए, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द रियलिटी, लॉजिक और द एवरीडे वर्ल्ड। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपके अनकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा है वो। ठीक है, हमेशा वो इलॉजिकल बात करेगा, प्रिमिटिव है। ये सारे ना कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, आपको क्वेश्चन में आ सकता है। इलॉजिकल है, इरेशनल बात करता है और फैंटेसी ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हिंदी में भी देख लीजिएगा ईद का। इसके बाद हम चलते हैं हमारे हेल्दी साइक पे जो कि है हमारा ईगो। ठीक है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता था ईद, ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ईगो जो है ये कॉन्शियस पर्सनालिटी का पार्ट है। कॉन्शियस माइंड में जो है ये ईगो वही वहां आता है। और ये कैसा है? ये डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है आपकी पर्सनालिटी का, डिसीजन लेता है। जो भी आप कर रहे हो ना अभी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, वो आपका ईगो आपसे करवा रहा है। ठीक है, और ईगो क्या है? ये कंसिडर करता है सोशल की रियलिटीज, नॉर्म्स क्या है। सोसाइटी में आप रहते हो तो ऐसे नहीं कि आप बिना कपड़ों के घूम रहे हो, है ना। हो सकता है आपका ईद चाहता हो कि आप बिना कपड़े के घूमो, होता है, लेकिन आपका ईगो जानता है कि ये सोसाइटी का प्रॉपर नॉर्म नहीं है कि आप बिना कपड़े के बाहर घूमो। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज योर सोशल रियलिटीज, कंसिडर करता है उसको, और नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सबको फॉलो करता है। एटिकेट्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, कैसे बिहेव करना है, ये चीजें करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ईगो के एक और चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइक द ईद, ईगो ऑल्सो सीक्स प्लेजर and avoids pains, but unlike the Eid, ego is concerned with devising a realistic strategy to obtain the pleasure. ऐसा नहीं है, हम रियलिटी जब कॉन्शियसली भी वी वांट प्लेजर, प्लेजर आप सभी को चाहिए। अच्छा, मैं भी आप जैसी हूं ऐसा बोल रही थी मधुस्मिता, ओके। देखो क्या है, ईगो ऑल्सो सीक्स द प्लेजर, पर वो उसको प्लेजर ऐसा नहीं है कि सोशल रियलिटी या नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा, सब कुछ ध्यान में रखकर वो प्लेजर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देखो प्लेजर मतलब क्या हुआ, जैसे अच्छा गाना सुनना, ये प्लेजर है ना, टेंशन का रिडक्शन होता है। अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना खाना, 5 स्टार होटल का खाना खाना, इस जगह का मुझे खाना खाना है, ये बहुत टेस्टी मिलता है, ये क्या करते हो? ये ईगो ही आपको ड्राइव कर ले जा रहा है, ईगो ही आपसे करवा रहा है। लेकिन क्या है, आप रियलिस्टिक चीजों को जानते हो, ऐसा नहीं कि आपकी फैंटेसी है कुछ करने की और आप वो कर रहे हो, वो ईगो कभी नहीं करने देगा आपको। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, वो ये है कि कभी कभी आप ना रियल लाइफ में एंग्जाइटी फील करते हो, आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, कोई जिससे आप बहुत पसंद करते हैं, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, तो उस रियलिटी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता ईगो। तो यहां पे क्या होता है, अनकॉन्शियसली, ध्यान रखना इस वर्ड को, अनकॉन्शियसली एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ये ईगो ही करता है अनकॉन्शियसली। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यहां पे आप जो है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। या तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, कि कुछ हुआ आपके साथ, भूल जाने की कोशिश करते हो, सामने नहीं आने देते हैं, है ना, कई बार लोग यही करते हैं।
तो अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया, जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में नहीं करेंगे। तो लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या, कौन करता है, ईगो करता है अनकॉन्शियसली। इस शब्द को बस ध्यान रखना आप, ठीक है। और फ्रॉइड ने एक जगह लिखा है अपने बुक में कि फ्रॉइड मेड द एनालॉजी ऑफ द ईद बीइंग अ हॉर्स व्हाइल द ईगो इज द राइडर। The ego is like a man on horseback who has to hold in check the superior strength of the horse. जैसे राइडर होता है ना, हॉर्स के पास बहुत पावर है लेकिन वो कंट्रोल करता है उसको, बस उसी तरह से समझ लो कि जो घोड़ा है वो तुम्हारा ईद है जो भागता है और उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, और जो राइडर है वो आपका ईगो है जो उसे कंट्रोल करके रखता है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सुपर ईगो में, जो आपका न्यूरोटिक साइक है। अब सुनो भैया, परी बना हुआ है ये एकदम एंजल, तो ये आपका जो है मॉरल वाला प्रिंसिपल पे चलता है ये। और ध्यान रखिएगा ये आपका कब डेवलप होता है, फैलिक स्टेज में, ये हम पढ़ेंगे अभी। ये फैलिक स्टेज में डेवलप होता है सुपर ईगो, बचपन से नहीं डेवलप हो जाता है पैदा होते ही, ये आपके फैलिक स्टेज में डेवलप हो जाता है, जहां पे ये सुपर ईगो का काम क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहला काम है इसका ईद के इंपल्स को कंट्रोल करना। स्पेशली जो सोसाइटी फॉरबिड करता है, सोसाइटी बिल्कुल नहीं मानता उस चीज को जो ईद चाह रहा है, सुपर ईगो उसे मना करता है, बिल्कुल भी तुम नहीं करोगे, ठीक है। जैसे सेक्स है, एग्रेशन है, गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर सिर फोड़ने का मन कर रहा है, सिर्फ आपका मन खैर वो भी कॉन्शियसली आप अवेयर हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली आप बहुत कुछ अजीब सा चाहते हो, ठीक है, शायद आपको पता भी ना हो, उस चीज को एक्चुअली क्या हो रहा है, सुपर ईगो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इट ऑल्सो हैज द फंक्शन ऑफ परसुएडिंग द ईगो टू टर्न टू मोरलिस्टिक गोल्स रादर देन सिंपली रियलिस्टिक वंस एंड टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। देखो ईगो का काम क्या है, वो रियलिटी के पीछे भागता है, दैट दिस इज द रियलिटी, ये हम करेंगे। लेकिन सुपर ईगो ये भी ट्राई करता है कि रियलिटी मत करो, रियलिटी में हो सकता है बहुत चीजें इमोरल ग्राउंड पे हो रही हो, तो आप वो नहीं करेंगे, आपको मोरालिटी वाले ग्राउंड पे चलना है। तो सुपर ईगो ये भी काम कर रहा है, ईद को तो रोक ही रहा है और ईगो को भी बोल रहा है कि रियलिटी इज गुड, बट रियलिटी अगर इमोरल ग्राउंड पे चल रही है, मान लीजिए कि डकैती चल रही है, भाई सभी चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है भाई, तुमको वो काम नहीं करना। सभी चोरी कर रहे हैं तो रियलिटी यही है कि सब चोरी कर रहे हैं, सब चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में, तो भाई मैं क्यों नहीं चीटिंग करूं, है ना। तो सुपर ईगो क्या बोलता है कि नहीं, आपको मोरल ग्राउंड पे चलना है, अपनी मेहनत से एग्जाम दो, चाहे आपके क्लास में सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिएगा। अब आते हैं सुपर ईगो के, सुपर ईगो जो है उसके दो सिस्टम चलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सुपर ईगो के दो सिस्टम है, एक है कॉन्साइंस और एक है आपका आइडियल सेल्फ। नाउ व्हाट इज कॉन्साइंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है आदर्श विवेक, सॉरी कॉन्साइंस मतलब विवेक, और सेल्फ वाला आइडियल सेल्फ यानी आदर्श आत्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्साइंस क्या है, विवेक आपका इनर वॉइस है, दैट टेल्स अस व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। कुछ अगर आपने गलत किया हो, किसी का बुरा किया हो, कुछ बुरा सोचा भी हो, तो ये आपको बोल देगा कि तूने गलत किया यार, आपको अंदर से एक आवाज आती है, सबको पता है ये चीज, ठीक है, ये आपका कॉन्साइंस है। और आइडियल सेल्फ क्या है, एक इमेजिनरी पिक्चर होता है जो आप चाहते हो बनना, है ना, आप चाहते हो कि मैं JRF क्लियर कर लूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कमा रही हूँ, बहुत अच्छे फिगर, अच्छी सैलरी है मेरी, ये आपका क्या हुआ, ये आपका आइडियल सेल्फ बन गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये चीज़ कार्ल रॉजर ने भी दिया था, जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी ये बताया था कि अगर आपका आइडियल सेल्फ ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है, हाई है स्टैंडर्ड में, देन वॉट एवर द पर्सन डज विल रिप्रेजेंट फेलियर। अगर तुम अब आइडियल सेल्फ में मान के बैठे हो कि तुम प्रधानमंत्री ही बन जाओगे, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो तुमको रियलिटी भी देखनी पड़ेगी ना, तो ये चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आइडियल सेल्फ की बात है। और ये जो आइडियल सेल्फ और आपका कॉन्साइंस है ना, कॉन्साइंस भी मजबूत कब होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है,
आपके माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियन जो भी रहे हैं, उन्होंने अगर आपको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया है तो आपका कॉन्साइंस भी बहुत मजबूत रहेगा। आपको हर बार बोलेगा आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको एक इनर वॉइस आएगी और आप आइडियल सेल्फ भी बहुत ऊंचा नहीं रखोगे, इतना ऊंचा नहीं रखोगे कि जिसको पा नहीं पा रहे हो तो आप अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक अलग से नॉलेज है सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फिक्सेशन साइकोलॉजी पे, जहां पे हम इनके साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे और किस स्टेज में जब आप रुक जाते हो ना तो किस टाइप की पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। अगर लेटेंसी स्टेज में आप फिक्स हो गए तो जिंदगी भर आप में कौन सी पर्सनालिटी दिखेगी, ये चीज यहां पता चलेगी। देखो फिक्सेशन साइकोलॉजी क्या है, इन्होंने जो 4 अभी जो स्टेजेस हम देखेंगे, ये जो इन्होंने स्टेजेस दे रखे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, 5 स्टेजेस, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट, जेनिटल। भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आता है, कई बार आपको ये स्टेजेस ही अरेंज करने के लिए आ जाएगा या थोड़ा सा डिटेल में पूछ देंगे। जितना मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ना, इतना डेप्थ में तो जाते भी नहीं है, पर यू शुड हैव, यार पेड क्लास लिया है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलना ही चाहिए, बिकॉज आपको कल को किसी को पढ़ाना है ना। आप एजुकेटर बनेंगे, अगर रिसर्च स्कॉलर बनते हैं तो यू शुड नो दिस थ्योरीज, ये थ्योरीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेजेस है ना, अब ये स्टेजेस में क्या होता है, देखो समझो, Some people cannot leave one stage and proceed to the next. ये सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही स्टेज में अटक के रह जाते हैं। ठीक है, one reason for this may be that the needs of the developing individual at any particular stage may not have been adequately met, in which case there is a frustration. उस स्टेज में जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको मिला नहीं, तो वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है, और possibly the person needs may have been so well satisfied that he or she is reluctant to leave that stage. दोनों होता है, या तो उसको वो चीज मिली नहीं होती है तो वहां पे अटका रहता है, या तो उसको इतनी ज्यादा मिल गई होती है कि उस स्टेज को छोड़ना ही नहीं चाहता है। जैसे ओरल स्टेज है, ओरल स्टेज में क्या होता है, कई लोग जो है ना जैसे अंगूठा चूसते हैं ओरल स्टेज में, अभी बताऊंगी मैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना मिल गया होता है कि उस स्टेज को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ द इन्फेंट हु इज नेग्लेक्टेड, यानी उसे भूखा रखा गया, किसी भी कारण से गरीबी में पैदा हुआ है, नहीं खाना उसको टाइम पे मिलता था, तो वो उसी स्टेज पे रह जाएगा बड़े होने तक। उसके अंदर स्मोकिंग की आदत हो सकती है, ड्रिंकिंग की आदत हो सकती है। ओरल स्टेज हमेशा उसकी लिबिडो जो है ना वो यहीं पे कंसंट्रेट रहेगी, माउथ। ठीक है, या फिर ऐसा हो गया कि कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड है, भैया खा खा, माँ होती ना, खा भैया, भूख लगी चलो फिर से ठूस दो, भूख नहीं भी लगी तो चलो दूध पिला दो उसको, तो ओवरली फेड होते हैं तो भी उस स्टेज को छोड़ के नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसमें हम आएंगे अभी ओरल स्टेज पे। चलो, तो सबसे पहले ओरल स्टेज पे आते हैं। तुम्हें ओरल स्टेज अभी हमने डिस्कस कर ही लिया और बता ही दिया तुमको कि होता क्या है। The baby derives immense satisfaction from engaging in oral activities such as sucking, biting, breastfeeding, chewing various object। ये उस एज में बच्चा करता है, बर्थ से लेकर 1 साल तक में ये ओरल स्टेज चलता है। अब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बच्चे को, जो पैसिफायर लोग पता है, जैसे ही रोना स्टार्ट करता है पैसिफायर लगा देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है वहाँ पे, वो प्लेजर वहाँ से सीख करता है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर वहाँ पे फिक्स हो गया तो 2 टाइप की पर्सनैलिटी मैंने बताया, या तो अंडर फेड होगा या ओवर फेड होगा। अगर वो अंडर फेड हुआ तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पेसिमिस्टिक, एनवियस, सस्पिशियस एडल्ट, हमेशा शक करने की बीमारी हो जाएगी, हमेशा निराशावादी होगा, दूसरों से एनवी रखेगा, अरे ये इतना सुंदर क्यों है भाई, ये इतना स्मार्ट क्यों है, ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, एक एनवियस फीलिंग आती है। ठीक है, अगर बच्चा ओवरफेड होगा तो वो ओवरली ग्रेटिफाइड बन जाएगा, कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, गलीबल हो जाएगा, गलीबल मतलब मासूम रहेगा, कोई भी उसको गधा बना दे, बहुत मासूम रहेगा वो, है ना। होता है ना, ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही जो लाड़ प्यार से पले हुए होते हैं, उनको कोई भी गधा बना दे, तो गलीबल होते हैं, बहुत फुल ऑफ एडमिरेशन होते हैं। ठीक है, एक तरह से वो जब वी मेट के गीत ही होते हैं, भाई मैं तो अपनी ही फेवरेट हूँ वाला कंडीशन आ जाता है।
फ्रूड ऑल्सो लिंक्ड ओरल बिहेवियर्स टू स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स इन एडल्टहुड। जैसे कुछ लोग जो है ना एक्सेसिव ईटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका ना पूरा ना जो लिबिडो है उनके टंग पे रहता है, स्वाद, भाई मेरे को इसमें स्वाद नहीं आया, उसमें स्वाद नहीं आया। एक मिनट, तुम लोग का मैं कमेंट नहीं देख पा रही। एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मैडम, एक मिनट मैम, प्री कॉन्शियस को ही सब कॉन्शियस बोलते हैं क्या? प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है। प्री कॉन्शियस नहीं, ये 3 टर्म तो दिए थे उन्होंने, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक बार सब कॉन्शियस भी मेरे को देख लेने देना मधुस्मिता, फिर बताती हूँ मैं, ठीक है। मैम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाई नहीं करने की वजह से एग्जाम खराब होता है, लेकिन हम बोलते हैं पेपर हार्ड था। बिल्कुल, ये डिफेंस मैकेनिज्म ही है, इसको रैशनलाइजेशन बोल सकते हैं, है ना। ओरल स्टेजेस माउथ से किए गए काम, यस यस मीनू, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे ऐसे लोग, नेल बाइटिंग, नाखून जमाएंगे, या फिर ये जो है ना ये ओरल स्टेज में फिक्स हो चुके हैं, ध्यान रखना। या कुछ लोग स्मोकर्स होंगे, थम सकर, ओवर ईटर, ये सब ओरल स्टेज में फिक्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग, ये मैंने शॉर्ट में दे रखा है आपको याद करने के लिए, ठीक है। ये एक पूरा आपको कह सकते हो कि समरी है, जो देख लेना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं एनल स्टेज पे, 1 to 3 ईयर्स। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है आपकी कहते हैं कि बच्चों का जो पूरा लिबिडो है वो कहां पे फोकस होता है, एनस पे, फोकस्ड ऑन द एनस। व्हाट इज एनस? जहां से पॉटी करते हो आप, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एनस। तो यहां पे आपका लिबिडो फिक्स हो जाता है, और यहाँ पे बच्चे बहुत प्लेजर सीख करते हैं, या तो वो पॉटी को होल्ड कर लेंगे, जाएंगे ही नहीं पॉटी, या तो फिर पॉटी में ही बैठे रहेंगे, मजा आ रहा है उनको, ये होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आपका एनल स्टेज में क्या होता है, ईगो डेवलप होता है, ये ध्यान रखना। फैलिक स्टेज जो अभी आएगा वहां सुपर ईगो होगा, और ईगो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एनल स्टेज फिक्सेशन में क्या होता है, अब देखो यहां पे 2 चीज है, या तो आपकी हार्श पॉटी ट्रेनिंग होती है, पहले ही कर देती है माँ लोग, बहुत ही पीट के जो है पॉटी ट्रेनिंग करवाते हैं कि भैया इधर उधर नहीं करना, जगह पे जाओ, या अर्ली हो गया, बहुत जल्दी करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही टाइडी रखेंगे, पंक्चुअल होंगे, रेस्पेक्टफुल ऑफ द ऑथोरिटी, बहुत स्टबर्न होंगे, टाइट फिस्टेड यानी कंजूस होंगे एकदम, ठीक है, ऐसे लोग। और अगर एनल एक्सपल्सिव है, यानी कि लिबरल टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है, बेटा कहीं भी करना है तुझे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम साफ कर देंगे, आराम से तू सीख ले, डायपर पहना दिया उसको, आराम से तू सीख ले, ठीक है। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे गलीबल नेचर भी होता है, सब कुछ जल्दी से किसी को दे दिया आपने, कोई ऐसे टाइडीनेस नहीं रहेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऐसे लोग, रिबेलियस होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी आपको उनमें दिख जाएगी। ये एनल स्टेज फिक्सेशन हुआ। अब आते हैं फैलिक स्टेज में। फैलिक स्टेज है 3 से 6 साल वाला। यहां पे आपके जितने भी इरोजिनस जोन है वहां पे आपका लिबिडो जो है सेंटर हो जाता है, और यहाँ पे चाइल्ड जो है ना, जो उनके अंदर जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, यानी मैं लड़का हूँ तो मेरे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, लड़की है तो कैसे हैं, ये चीज़ें ना वो थोड़ा सा अवेयर होने लग जाते हैं कि यार ये क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है, एक 2 कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है जो तुमको क्वेश्चन में आ सकता है। एक होता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो लड़कों में होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि लड़कियों में होता है, ये ध्यान रखना। ओइडिपस बॉयज एंड इलेक्ट्रा गर्ल्स, इसको ऐसे याद रखो कि गर्ल्स कैसी होती है, बिजली की तरह होती है ना, गर्ल्स कैसी होती है, बिजली की तरह। तो इलेक्ट्रा मतलब गर्ल्स, बस इतना ऐसे याद रखो, तो ओइडिपस अपने आप बॉयज हो जाएंगे। कैसे भी तुमको जो समझ में आए वैसे निमोनिक बना के याद कर लो। अब ओइडिपस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, इसमें जो लड़के होते हैं ना, ये अपनी मम्मी से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, मम्मी को ज्यादा पसंद करेंगे, और पापा को उतना पसंद नहीं करते जो सेम जेंडर है। तो इस एज में सेम जेंडर को पसंद नहीं करते, अपोजिट जेंडर ज्यादा पसंद होता है। ऐसे ही लड़कियों को अपने पापा से ज्यादा अफेक्शन होता है एज कंपेयर टू मदर, ठीक है। तो ये जो है आपका फैलिक स्टेज में होता है, और फैलिक स्टेज में आपका
सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस स्टेज पे सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। अब यहां पे अगर फिक्सेशन होगा, अगर फिक्सेशन हो गया, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अगर इस स्टेज पे, तो क्या होता है? सेक्सुअल डिसफंक्शन, प्रॉब्लम्स विद जेंडर आइडेंटिटी एंड डिफिकल्टीज इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप। तुम लोग देखना, कई लोग अपने जेंडर, अगर वो लड़के हैं तो वो अपने लड़के होने का एहसास ही नहीं होता उनके अंदर, वो लड़कियों जैसी हरकत करते हैं। कुछ देखना, आप लड़की होंगे पर जो है लड़कों जैसी हरकत होगी, तो वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूजन है अभी भी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन, एग्रेसिव होंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप ढंग से नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इफ फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस, तो वेरियस इश्यूज हमने देख लिया एडल्ट पर्सनालिटीज में दिखेगा, बहुत ज्यादा ओवरली वेन, एग्जिबिशनिस्टिक एंड सेक्सुअली एग्रेसिव। ये तीनों वर्ड याद रखना, अभी इस बार क्वेश्चन में भी आया था। एग्जिबिशनिस्टिक मतलब क्या? दिखावा करेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ज्यादा ही अपने आप को ना दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मेन में होगा ना, तो इन मेन फैलिक फिक्सेशन माइट रिजल्ट इन एंजाइटी अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस, द नीड फॉर रीएश्योरेंस एंड वैलिडेशन, और टेंडेंसी टू बी ओवरली असर्टिव और ओवरली एग्रेसिव। ठीक है, मैन में ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी, हर बार वो वैलिडेशन चाहेंगे, हर काम में चाहेंगे कि सामने वाला हाँ करे, हाँ तूने अच्छा काम किया है। वैलिडेशन मतलब क्या हुआ? व्हेनेवर यू डू समथिंग यू नीड वैलिडेशन। ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता कि चलो मैं ये कर रही हूं, अच्छा कर रही हूं क्या, सही कर रही हूं क्या, मैं अच्छे दिख रही हूं क्या। कुछ लोग थोड़ा करना ठीक है, बट ओवरली करना इज नॉट गुड। एवरी टाइम वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में एंजाइटी होगी। विमेन में अगर ये चीज हो तो वो क्या करेंगे? इट लीड टू अ डिजायर टू डोमिनेट मैन, a rivalry with other women and the need for male attention or approval। ये ज्यादातर औरतों में देखा जाता है ना, तैयार होकर जाएंगी देखने के लिए कि भैया मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, मेल अटेंशन ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो ये फैलिक स्टेज में फिक्सेशन का असर है, एग्जिबिशनिस्टिक होते हैं, बहुत दिखावा करेंगे। ठीक है, अत्यधिक घमंडी, प्रदर्शनकारी और यौन रूप से आक्रामक होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लेटेंसी स्टेज पे। लेटेंसी स्टेज क्या है? 6 साल से प्यूबर्टी की तरफ है, यानी कि अब आप जो है वो वाला स्टेज है जब बच्चे स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट होते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 साल तक। ठीक है, प्यूबर्टी वाले स्टेज तक, इसको बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका लिबिडो है ना, जो सेक्सुअल एनर्जी इधर उधर कंसंट्रेट हो गया था, वो अब सोई अवस्था में चला जाता है, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप लोग जो है अपने अपने सेम जो जेंडर है उससे अब दोस्ती करना पसंद करोगे। लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करेंगे, लड़के जो है लड़कों से दोस्ती करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? आप पढ़ाई में लग जाते हो, स्कूल वर्क, हॉबीज, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है, फ्रेंडशिप्स, तो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सब्लिमेट हो जाती है। ठीक है, और मच ऑफ द चाइल्ड्स एनर्जी इज चैनल्ड इनटू डेवलपिंग न्यू स्किल्स and acquiring new knowledge, and play becomes largely confined to other children of the same gender। same gender important है। ठीक है, और अगर लेटेंसी स्टेज पे फिक्सेशन हो गया तो क्या होगा मैडम? तो देखो ध्यान से समझना, अगर अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज यहां पे रह गए तो प्रॉब्लम यहां पर भी यही होती है कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। ध्यान से सुनना, अगर चाइल्ड फेल्स टू मेक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन और फॉल्स बिहाइंड एकेडमिकली ड्यूरिंग दिस स्टेज, ये वाले स्टेज में अगर वो, तुम नोटिस करना, अगर तुम्हारे बच्चे स्टेज पे होंगे और एकेडमिकली अगर वो वीक होंगे ना, तो तुम देखोगे कि वो दोस्ती नहीं कर पा रहे, स्कूल में बुलिंग हो रही है, क्लास में बुलिंग हो रही है, वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं आ पाएंगे। कई बच्चों के साथ होता है, वो ना सोशल कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। और चलो उस टाइम अगर रिजॉल्व हो गया, वो इस स्टेज में अगर आपने रिजॉल्व कर दिया एज अ पेरेंट, तब तो इन फ्यूचर ही विल बिकम वेरी हेल्दी ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर इस स्टेज में वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो जिंदगी भर जो है ना, वो हमेशा डीमोटिवेटेड फील करेंगे, हमेशा पीछे की तरफ रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
दिस इज द थिंग। तो ध्यान रखना ये चीज बहुत है। आइसोलेशन वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, इनएडिक्वेसी वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। सो ये है लेटेंसी स्टेज का फिक्सेशन। विलंब अवस्था निर्धारण। लास्ट स्टेज है हमारा जेनिटल स्टेज, जिसमें आप जो है प्यूबर्टी टू एडल्ट ये वाला स्टेज रहता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी जो फिर से है सेक्सुअल एनर्जी जागृत हो गई है, लिबिडो जागृत हो गया है, और यहाँ पे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इज डायरेक्टेड टू हेट्रोसेक्सुअल प्लेजर रादर देन सेल्फ प्लेजर, लाइक ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज या ओरल स्टेज में हो रहा था। अब यहाँ पे जो है आप अपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड फील करते हैं, लव रिलेशनशिप बनता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये सब इसी स्टेज में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल स्टेज फिक्सेशन क्या करेगा? जेनिटल स्टेज फिक्सेशन क्या है? द प्रॉपर आउटलेट ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इन एडल्ट वाज थ्रू द हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स। Fixation and conflict may prevent this, with the consequence that sexual perversion may develop. ये बहुत है, यौन विकृतियां जो है वो विकसित हो जाती है। एंड यू ऑल नो यार कि कई बार मैरिज में जो है यही सबसे बड़ा कारण होता है डिवोर्स का। ओके आप लोग सब एडल्ट हो, कुछ ऐसे वो वाली बात नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी, ठीक है। दिस इज द रियलिटी। कई बार डिवोर्स केसेस का ज्यादातर मेन यही होता है दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये चीज प्रॉब्लम कहां से हो रही है? ये जेनिटल स्टेज फिक्सेशन में, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, डिफिकल्टी फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप और अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपका अगेन समरी है पूरा, ऐसे ही नोट्स में लिख लेना, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज पे लास्ट बताएंगे जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। 2 इंस्टिंक्ट के बारे में बात किया था, एक है आपका इरोस और एक है आपका थैनेटोस। जो इरोस है दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट, और थैनेटोस को याद करने का तरीका है थैनोस, है ना। जिसने भी एवेंजर देखा है वो जानता है थैनोस के बारे में, ठीक है। थैनोस था ना, चुटकी बजा के पूरी दुनिया खत्म, तो वहीं से याद रखो थैनेटोस। थैनेटोस इज डेथ इंस्टिंक्ट। अब ये क्या चीज है उसको समझेंगे। ये हमारे अंदर ही होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट यानी लाइफ ड्राइव, इसमें अगेन उन्होंने यही बोला कि जो लिबिडो है आपका, अगेन द लिबिडो विल कम, यहां से एक एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी क्रिएटेड बाय द लाइफ ड्राइव इज नोन एज लिबिडो। सो लिबिडो इज गुड एक्चुअली। ये कैसा होता है? ये आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जैसे कहीं आप फंस जाओ, हमेशा जीने की तमन्ना होती है ना। कोई अगर डिजास्ट्रस मूवमेंट आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ की सिचुएशन आ गई, आप हमेशा या कहीं फंस जाओ ऐसी जगह पे, हमेशा जीना चाहता है इंसान। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही लाइफ इंस्टिंक्ट है, ठीक है। मरना कोई नहीं चाहेगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो सुसाइड करते हैं लोग, उनके अंदर आ जाता है थैनेटोस, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? बेसिक सर्वाइवल, प्लेजर एंड रिप्रोडक्शन। आप हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, हमारी जनरेशन आगे जाए। ये क्यों है? क्योंकि लाइफ इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, ठीक है। एंड दिस ड्राइव कंपेल्स पीपल टू एंगेज इन एक्शन दैट सस्टेन देयर ओन लाइव्स, सच एज लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। आप अच्छा खाना खाते हो, मल्टीविटामिन मिनरल्स लेते हो, कैल्शियम की टैबलेट लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो, ताकि आप जो है हमेशा हेल्दी रहो, अच्छी लाइफ जियो। ये क्या है? दिस ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इरोस, दैट इज द लाइफ ड्राइव, ठीक है। और फिर आता है आपका थैनेटोस, जो कि है डेथ ड्राइव। अच्छा, ये सारे जो इंस्टिंक्ट है ना, फ्रॉइड की एक ऐसे थी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। वहां पे इन्होंने ये जो है पूरा थैनेटोस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान रखना, जिसमें इन्होंने बताया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना सेल्फ हार्म, सुसाइड, ये वाली टेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट इन्होंने बताया था, जब फ्रॉइड ने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया था, किसका किया था? इन्होंने ये बोला था कि जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 से लड़कर आए थे ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था कि जो सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 की जो लड़ाई हुई थी और वहाँ से जो आए थे, वो बार बार ना सपनों में उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को रिलीव करते थे, यानी जीते थे बार बार और डर जाते थे बहुत ज़्यादा। एंड वो जो उनको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसके कारण उनको डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, वो हमेशा अपने आप को हार्म करते थे।
तो तभी वहां से उन्होंने ये थ्योराइज किया कि दिस इज कॉल्ड डेथ इंस्टिंक्ट, थैनेटोस, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ आदमी चला जाता है। दैट इज ऑल। कल हम लोग कार्ल जंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, ये बताओ। डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है और आता नहीं है, इसलिए पहले मैं पर्सनैलिटी थ्योरी खत्म कर दूंगी, फिर हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, एनी डाउट, एनी डाउट पूछो, मैं वेट कर रही हूं, और अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार पूरा वापस से रिवाइज कर लो। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, ट्राईपार्टाइट, प्रीकॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईद, ईगो, सुपर ईगो, फिर फिक्सेशन वाला थ्योरी पढ़ा हम लोगों ने, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में जो फिक्सेशन होता है उससे कैसी पर्सनालिटी बनती है, जो आपके क्वेश्चन में आता है। देन ड्राइव्स के बारे में पढ़ा, इरोस एंड थैनेटोस, ठीक है, लाइफ ड्राइव एंड द डेड ड्राइव। सो आई डोंट थिंक यू आर ऑल आर सेइंग यस मैम, नो डाउट, ओके। एक डाउट मधुस्मिता का है कि प्री कॉन्शियस को ही सब कॉन्शियस बोलते हैं क्या? प्री कॉन्शियस, ये वाला मैं डाउट तुम्हारा क्लियर कर ही दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। देन वी विल ना, प्री कॉन्शियस इज नॉट सेम एज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को यूज करने के लिए किया था। लो भाई, तुम्हारा डाउट यहां पे क्लियर हो गया मधुस्मिता। तो सबकॉन्शियस वर्ड यूज किया ना, दैट इज एक्चुअली अनकॉन्शियस की जगह पे आप सबकॉन्शियस यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ठीक है। प्री कॉन्शियस इज डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट सबकॉन्शियस। हो गया क्लियर? निदा क्या बोल रही है मैम? ईद प्रिमिटिव होता है बेटा। प्रिमिटिव मतलब पुरातन काल से चल रहा है वो जो ईद आपका अनकॉन्शियस है ना, ये नहीं कि आप इसमें इस स्टेज में है, आप ये रचना अग्रवाल हूं मैं तो आपका ये ईद है, ये ईद मेरा बहुत पुराना है। मतलब ऐसा बोलो, प्रिमिटिव मतलब ये अर्ली मैन के टाइम से वो ईद जो है कैरी ऑन हो रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। दिस इज प्रिमिटिव, पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं ना, प्रिमिटिव, ठीक है। ओके निदा, एनी डाउट? टाइप करो तुम लोग जल्दी, तो मैं वेट कर रही हूं। ठीक है, मतलब सारी जो इनहेरिटेड कंपोनेंट्स होती हैं पर्सनालिटी की, वो सब कुछ ईद के अंदर है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नोट्स आज ही बना लेना, और कल हम लोग कार्ल जंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, सो बी रेडी, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।